वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, एमसीक्यूज। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इस वीडियो का हिस्सा बनाया है। आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 10, यानी कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ से हम एमसीक्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं और आज एमसीक्यूज की सीरियल नंबर जो है वो 10 आप तक पहुंच रही है। और आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, एमसीक्यूज। और आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। हमारे साथ रहिएगा और आपको मुफीद इस तरह की वीडियो जो है मिलती रहेगी। आइए इस वीडियो का बिला तखीर आगाज़ करते हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसलैंड्स इन साउथ ईस्ट एशियंस। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कौन सी ऐसी रियासत है जिसके पास सबसे ज़्यादा आइसलैंड्स हैं। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वियतनाम, मालदीव्स, इंडोनेशिया। नन ऑफ देम द करेक्ट आंसर इज़ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स में से वो रियासत है जिसके पास सबसे ज़्यादा जो हैं वो आइसलैंड्स हैं, जजीरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में से कौन सी ऐसी रियासत है जिसके पास सबसे बुलंद तरीन जो है माउंटेन पीक्स हैं। आपने उस मुल्क का नाम बताना है। म्यांमार, वियतनाम, नेपाल। नन ऑफ देम द करेक्ट आंसर इज़ म्यांमार। म्यांमार के हवाले से ये भी बात याद रखिएगा कि इससे पहले इसका नाम बर्मा था, बाद में इसका नाम तब्दील करके म्यांमार से बर्मा से म्यांमार कर दिया गया है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इन साउथ ईस्ट एशिया। तो आपने बताना ये है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कौन सी ऐसी रियासत है जिसका रकबा सबसे ज़्यादा है। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। नन ऑफ देम ये इसके ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो एरिया वाइज जो है साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में से इंडोनेशिया वो रियासत है जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर आबादी के अतबार से भी सबसे बड़ी रियासत है। उसके पास सबसे ज़्यादा जजीरे हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में से, और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में से ही इंडोनेशिया जो है सबसे ज़्यादा रकबा रखने वाली रियासत है। द बुक इम्पीरियलिज्म द हाइएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वॉज रिटन बाय व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन। नन ऑफ देम आपने बताना ये है। द बुक इम्पीरियलिज्म द हाइएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वॉज रिटन बाय व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन। नन ऑफ देम द करेक्ट आंसर इज़ व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो है जब 1917 के अंदर जो है रशिया के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, तो उसकी जो सरपरस्ती है, उसकी जो सुपरविजन है वो व्लादिमीर लेनिन ही कर रहे थे। इस तरह जब ये इनकलाब कामयाब हो गया तो उसके बाद व्लादिमीर लेनिन जो हैं वो रशिया के पहले प्रेसिडेंट बने और इन्हीं की कोशिशों से जो है रशिया को यूएसएसआर का नाम दिया गया, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का नाम भी इसको दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशन एक और किताब हमारे सामने मौजूद है। द पॉलिटिक्स अमंग नेशन इज़ द फेमस वर्क ऑफ हैंस मार्गन्थ्यू एंड केंथ डब्ल्यू थॉम्सन। तो जो पॉलिटिक्स अमंग नेशन है इसके को राइटर हैं, एक हैंस मार्गन्थ्यू हैं और दूसरे इसके राइटर हैं केंथ डब्ल्यू थॉम्सन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसी किताब के बारे में है। द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान was written by Madiha Lodi, Dr. Hassan Askari Rizvi, K. Aziz. None of them the correct answer is Hassan Askari Rizvi. The military and politics in Pakistan was written by Dr. Hassan Askari Rizvi. एक दफ़ा आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा और फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान जैसी रियासत के अंदर मिलिट्री का सियासत के अंदर या बाकी तमाम शोबों के अंदर इस कदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों है, असर और सू क्यों है। तो इस किताब के अंदर जो है उन तमाम चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से और साइंटिफिकली जो है वो साबित किया गया है। तो एक मौके मिलने के ऊपर इस किताब का मुतालिया जो है वो आप ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है 20 ईयर्स क्राइसिस फ्राम 1919 टू 1939। An introduction to the study of international relations is the famous work of E.H. Carr, Marganthew. None of them the correct answer is E.H. Carr. स्टूडेंट्स याद रखिएगा द 20 ईयर्स क्राइसिस
19 टू 1939। ये जो इरा है इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, यानी फ्राम 1919 से लेकर 1939 तक का दौर जो है, इसको हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंटर वार्स पीरियड भी कहा जाता है। यानी पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे से लेकर दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ तक का जो दौर है, उसको हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंटर वार्स पीरियड कहा जाता है। और ये जो किताब है E.H. कार की, वो इसी ईरा को, इसी पीरियड को जो है वो एक्सप्लेन करती है। द 20 ईयर्स क्राइसिस, यानी 1919 से लेकर 1939 तक जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस किस्म के क्राइसिस का शिकार रहे, तो उसके ऊपर जो है ये बड़ी खूबसूरत ऑथेंटिक किताब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन वाज रिटन बाय फ्रांसिस फुकुयामा, हंटिंगटन, मॉर्गन थ्यू, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा की ये किताब है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। और ये फ्रांसिस फुकुयामा जो है, इनका तल्लक अमेरिका के साथ है। और जब कोल्ड वार ख़त्म हुई, तो कोल्ड वार के ख़ात्मे के बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने जो थ्योरी पेश की, उसका टाइटल जो है वो है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, आप एक बार इसका ज़रूर मुताला कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय सैमुअल पी हंटिंगटन, E.H. कार, फ्रांसिस फुकुयामा। एक और किताब का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। आपने बताना ही है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाज रिटन बाय फ्रांसिस पी हंटिंगटन, E.H. कार, फ्रांसिस फुकुयामा, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज सैमुअल पी हंटिंगटन। और ये किताब जो है सैमुअल पी हंटिंगटन ने 1996 के अंदर जो है ये लिखी थी। और इनका तल्लक भी USA के साथ है, फ्रांसिस फुकुयामा का तल्लक भी, और जो हंटिंगटन है इनका तल्लक भी अमेरिका के साथ है। और ये दोनों किताबें जो हैं, ये दोनों रिसर्च जो हैं, ये कोल्ड वार के ख़ात्मे के बाद हुई हैं। यानी ये पोस्ट कोल्ड वार जो इरा के जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर जो है ये दोनों रिसर्च जो है सामने आई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने है, विच जर्मन पॉलिटिशियन इज़ पर्टिकुलरली वेल नाउन फॉर हिज आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। कौन सा जर्मन पॉलिटिशियन है जो अपनी बहुत ही मरूफ, उसकी पॉलिसी का नाम है ब्लड, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी की वजह से जाना जाता है। उसमें 3 नाम दिए गए हैं, ओटो वॉन बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जो है वो अपनी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी की वजह से इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर और जर्मन पॉलिटिक्स के अंदर जो है बहुत बुलंद मुकाम रखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड ऑन जुलाई 23, 1921, जुलाई 23, 1949, Morgan, none of them. The correct answer is जुलाई 23, 1921। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी बुनियाद जुलाई 23, 1921 को रखी गई थी। और फिर इसी पार्टी की जद्दोजहद से, इसी की कोशिशों से जो वहाँ पे कम्युनिस्ट इनकलाब आया था माओ ज़ेडुंग की सरपरस्ती में, तो इसमें इस पार्टी ने बड़ा अहम रोल जो था वो अदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड बाय द नेशनलिस्ट गैवरीलो प्रिंसिप ऑन। आपने बताना ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो किसके कत्ल के बाद शुरू हुई और उसको किसने कत्ल किया था। तो मैं आपको बताता चलूँ, बहुत अहम क्वेश्चन है। यही जो वाक़या था, यही जो इंसिडेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का सबब बना था। स्टार्टेड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। तो ऑस्ट्रिया के जो आर्च ड्यूक थे, जो प्रिंस एम्परर था ऑस्ट्रिया का, जिसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड, उसको मर्डर कर दिया गया। उसकी जो असैसिनेशन हुई वो किसके हाथों हुई, ए नेशनलिस्ट गैवरीलो प्रिंसिपल जो है उसके हाथों उसका मर्डर हुआ था। और फिर इसी वाक़े से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 28 जून 1914 को जो है उसका आगाज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आसियान एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। आसियान वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अगस्त 8, 1967 इन बैंकॉक थाईलैंड, बीजिंग चाइना। आपने बताना ये है कि जो आसियान है
जो कि एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अगस्त 8 1967 को जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी? दो ऑप्शन दिए गए हैं, बैंकॉक थाईलैंड, बैंकॉक जो कि थाईलैंड का कैपिटल सिटी है, या फिर बीजिंग जो चाइना का कैपिटल सिटी है। इन दोनों में से कहाँ पे आसियान की बुनियाद रखी गई थी? आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसकी बुनियाद जो है वो थाईलैंड के शहर बैंकॉक में 1967 को जो थी वो रखी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन organization was founded in 1985, which comprised of member states, which comprised of 10, 15, 20 or none of them 10 member states। तो जो ECO है इसका पहले नाम था RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, और रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट 1964 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी, और बाद में जो है 1985 के अंदर जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका जो दायरा-कार था उसको वसी किया गया। मज़ीद कुछ रियासतों को जो है इसमें शामिल किया गया, और वो रियासतें जो थी वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, और उसके बाद इसका नाम रख दिया गया ECO। और ECO जो है उसमें इस वक्त जो कुल रियासतें हैं उनकी तादाद 10 ममालिक तक पहुँच चुकी है। स्टार्ट, START, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, एक ट्रीटी है और उस ट्रीटी का नाम है स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी was signed in 1995, 1991, 1985, none of them. The correct answer is 1991. Strategic Arms Reduction Treaty was signed in 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है हमारे पास। देखिएगा, द ट्रीटी वाज साइंड ऑन 31 जुलाई 1991, which is called Strategic Arms Reduction Treaty, and entered into force on 5 December 1994, 1997, 1999, और none of them, the correct answer is 1994। डियर स्टूडेंट, जो ट्रीटी है स्टार्ट, जो पिछला क्वेश्चन था मैं आपको वापस उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये जो ट्रीटी है स्टार्ट, विच मीन्स स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, तो ये ट्रीटी जो है ये साइन हुआ था 1991 में, और फिर 1994 के अंदर जो है इसको बकायदा तौर पे जो है इसको अमली शक्ल दे दी गई। तो 1991 के अंदर मेंबर रियासत ने इसको साइन किया, और 1994 के अंदर जो है ये बकायदा तौर पे नाफजुल अमल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ सार्क ओरिजिनेटेड इन द माइंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ज़ियाउर रहमान, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ज़ियाउल हक। आपने बताना ये है द आइडिया ऑफ सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ये रीजनल कोऑपरेशन जो है ये 1985 के अंदर जो है ये कैम हुई थी, और नेपाल के शहर नेपाल का जो कैपिटल सिटी है उसका जो कैपिटल सिटी खटमंडू है वहाँ पे इसका हेड ऑफिस कैम्प किया गया। आपने बताना ये है द आइडिया ऑफ सार्क ओरिजिनेटेड इन द माइंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ, किस मेंबर रियासत के प्रेसिडेंट के जहन में आइडिया ऑफ सार्क का आया था कि एक सार्क रीजनल कोऑपरेशन की तंजीम क्या होनी चाहिए साउथ एशिया के ममालिक के दरमियान। उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान या फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक। द करेक्ट आंसर इज़ बांग्लादेश ज़ियाउर रहमान। द आइडिया ऑफ सार्क ओरिजिनेटेड इन द माइंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ज़ियाउर रहमान। तो ये आइडिया जो है सार्क तंजीम के क़याम का, ये बांग्लादेश से जो है वो ओरिजिनेट होता है, और उसके प्रेसिडेंट जिस वक्त ज़ियाउर रहमान उसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है ये आइडिया जो था वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन। दोबारा सुन लीजिएगा, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन IMCTC was set up on December 15, 2015, 2020, or none of them. The correct answer is 2020.
15। जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, ये जो है ये 15 दिसंबर 1915 को जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरियन वार वाज फॉट फ्राम 1950 टू 1953, 1950 टू 1955 और 1950 to 1957. None of them. The correct option is 1950 to 1953। जो कोरियन वार है वो 1950 में शुरू हुई और 1953 में जो है 1953 के अंदर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई प्रोग्राम इज़ एक्शन एंड नॉट टॉक वाज द फेमस कोटेशन ऑफ। ये कोटेशन जो है, ये अल्फाज जो हैं आपने बताना ये है किस सियासी रहनुमा के हैं। माई प्रोग्राम इज़ एक्शन नॉट टॉक, यानी मेरा प्रोग्राम जो है अमली प्रोग्राम है, बातें करने का प्रोग्राम नहीं है। वाज द फेमस कोटेशन ऑफ मैसोलिनी जो कि इटली का सरबराह था, हिटलर जो कि जर्मनी का सरबराह था। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ मैसोलिनी। मैसोलिनी जो फाशिस्ट इटली का सरबराह था, उसका कहना यह था कि माई प्रोग्राम इज़ एक्शन नॉट टॉक, तो मैं अमल करने के लिए आया हूँ, बातें करने के लिए नहीं आया। ये मैसोलिनी का मशहूर जो है वो जुमला है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूरोपियन यूनियन EU कंसिस्ट ऑफ मेंबर स्टेट्स 27, 37, 47। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 27। यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 मेंबर स्टेट्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ द कंपोज्ड ऑफ द जजेस 15, 20, 25। द करेक्ट आंसर इज़ 15। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके जजेस की जो कुल तादाद होती है वो 15 यानी 15 होती है। नेक्स्ट है, होगो ग्रोशिस इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लिबरलिज्म, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ इंटरनेशनल लॉ। होगो ग्रोशिस इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो होगो ग्रोशिस को जो है इंटरनेशनल लॉ का फादर कहा जाता है। और आई थिंक यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक दो क्वेश्चन हैं। द ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन जनवरी 10, 1966, जनवरी 10, 1968। नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ जनवरी 10, 1966। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जब 1965 के अंदर जो है दोनों रियासतों के दरमियान कश्मीर इशू के ऊपर जंग हुई और जंग के इख्तिताम के ऊपर जो है USSR की तरफ से ये पेशकश की गई कि अगर आप दोनों रियासतें जो हैं रजामंद हों तो हम आप दोनों के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। दोनों रियासतों ने रजामंदी का इजहार किया और फिर दोनों रियासतों के दरमियान USSR के शहर ताशकंद के अंदर जो है पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और इंडिया की तरफ से उसके वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री जो है वो अपने वफद के साथ वहाँ पे गए। दोनों रियासतों के दरमियान मुज़ाकरात हुए और USSR की तरफ से उसमें सालसी का किरदार अदा किया गया और फिर कामयाब मुज़ाकरात के बाद दोनों रियासतों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसको ताशकंद डिक्लेरेशन कहा जाता है। और इस तरह जंग के बाद अमन की तरफ जो है ये पेशरफ्त हुई। वैसे भी जनरली कहा जाता है कि हर जंग जो है, हर लड़ाई जो है, उसका इख्तिताम जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर होता है। ये बात काबिल गौर है कि अगर जंग के बाद मुज़ाकरात का होना ज़रूरी होता है और जीतने वाली रियासत, हारने वाली रियासत, दोनों रियासतें चाहे जीत जाएँ, दोनों रियासतें हार जाएँ, एक रियासत हार जाए, दूसरी रियासत हार जाए, जब उनको पता होता है कि जंग से मसाइल का हल नहीं हो सकता और अल्टीमेटली हमें दोबारा डिप्लोमेटिक रवैया अख्तियार करना होगा, हमें डायलॉग की तरफ जाना है, हमें एग्रीमेंट के पे जाना है, हमने कोई ना कोई टेबल टॉक करनी है, तो फिर पहले से ही अगर टेबल टॉक कर ली जाए तो कितनी ज़्यादा जानों का ज़िया बच जाता है, कितना ज़्यादा जो है माली वसाइल का जो ज़िया होता है वो बच जाता है। तो रियासतों को इसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइनो पाक बाउंड्री एग्रीमेंट was signed in 1955, 1958, 1963. None of them. The correct answer is 1963. साइनो पाक बाउंड्री एग्रीमेंट, यहाँ साइनो मीन्स चाइना, चाइना का एक नाम साइनो भी है। और आपने बताना ये है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था वो कब हुआ था। उसमें 3 ऑप्शन थे, उसमें दुरुस्त ऑप्शन है 1963। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सरहदी एग्रीमेंट जो है वो 1963 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन, कंट्रोल लाइन, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ रेड क्लिफ लाइन। What is the name of the border between Pakistan and India? The correct answer is Red Cliff Line। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और आज हमारा एपिसोड था इंटरनेशनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज की वीडियो के अंदर जो है आपने इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उससे रिलेटेड जो है वो इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ देखे हैं। ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये आपके जो बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन, बीएस हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम दे रखे हैं, तो आपको पता है कि तमाम जो एग्ज़ाम आजकल कंडक्ट होते हैं वो एमसीक्यूज़ के ऊपर मबनी होते हैं। वन पेपर टेस्ट लिया जाता है और वो सारे का सारा एमसीक्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। आजकल स्टूडेंट जो हैं वो लेट टेस्ट की तैयारी कर रखे हैं, यानी लॉ एडमिशन टेस्ट की, तो वो टेस्ट भी जो है वो जनरल नॉलेज के ऊपर मबनी होता है। और उस जनरल नॉलेज के अंदर जो है जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से मुतल्लक, पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम से मुतल्लक और दीगर जो चीज़ें हैं उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो मुफीद है जो बीएस पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, बीएस हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ एग्ज़ाम दे रखे हैं उनके लिए भी इंतहाई मुफीद है। हमारे साथ रहिएगा ताकि आप इस तरह की आपको मज़ीद अच्छी वीडियो जो है वो मिलती रहें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच।